आज एक बड़ी जबरदस्त खबर पर बात करते हैं। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे ले और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष दोनों इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। अब ये सुनने में तो एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक विजिट लगती है, लेकिन जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो इशारा कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ हाथ मिलाना और परेड देखना भर नहीं है। ये यात्रा असल में है भारत और ईयू के बीच जो एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, उसको फाइनल करने के बारे में। हमारे हाथ जो लेख लगा है उसका शीर्षक ही जबरदस्त है, द मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक ट्रेड कन्वर्जेंस। द मदर ऑफ ऑल डील्स यानी सभी समझौतों की जननी। ये तो बहुत भारी भरकम टाइटल है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। एक ऐसा समझौता जो लगभग 20 साल से ठंडे बस्ते में था, वो अचानक से अब फाइनल स्टेज पर कैसे पहुंच गया। कौन सी वैश्विक मजबूरियां हैं जो इन दो बड़ी ताकतों को एक मेज पर ला रही हैं। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसी जुमले पर आते हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स। ये सिर्फ कोई मीडिया का बनाया हुआ आकर्षक नाम नहीं है, है ना। हमारे सूत्रों के मुताबिक भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन दोनों ने पब्लिक में इसका इस्तेमाल किया है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। जब दोनों पक्ष एक ही इतने नाटकीय जुमले का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि दोनों तरफ पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति अपने चरम पर है। सही, मतलब ये सिर्फ एक और व्यापार समझौता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका पैमाना देखिए। भारत के लिए ये पिछले सिर्फ 4 सालों में 9वां बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा। हमने यूएई के साथ एक रिकॉर्ड टाइम में डील की, ऑस्ट्रेलिया के साथ की, हाँ, और अब यूके, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ बातचीत चल रही है। ये भारत की बदली हुई आक्रामक व्यापार नीति का सीधा सबूत है। मतलब भारत अब दरवाजे खटखटा नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। और यूरोपीय संघ के लिए इसका क्या मतलब है? वो तो पहले से एक बड़ी व्यापारिक शक्ति है। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जीत होगी। ईयू ने हाल ही में मर्कोसुर ट्रेडिंग ब्लॉक, जो ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों का समूह है, उसके साथ डील की है। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम के साथ भी उनके समझौते हैं। लेकिन भारत एक अलग ही लीग है। हाँ, भारत एक अलग ही स्तर है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों का बाजार, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। ईयू के लिए भारत के साथ एक मजबूत समझौता करना अपनी ग्लोबल पहुंच को सीमेंट करने जैसा है। और इसका समय भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसा नहीं कि ये महीनों तक चलने वाली बातचीत है। खबरों तो ये भी कह रही हैं कि 27 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन होने वाली बैठक में ही इसकी घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, मतलब पूरी दुनिया का मीडिया दिल्ली में होगा, परेड कवर कर रहा होगा, और तभी ये धमाका होगा। ये टाइमिंग ही अपने आप में एक रणनीतिक चाल है। जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हों, तब इस ऐतिहासिक समझौते का ऐलान करना इसके भू राजनीतिक वजन को कई गुना बढ़ा देता है। ये सिर्फ अखबारों के बिजनेस पेज की खबर नहीं रह जाएगी, ये सीधी सीधी हेडलाइन बनेगी। हाँ, ये एक कूटनीतिक संदेश होगा कि भारत और यूरोप मिलकर वैश्विक मंच पर एक नई ताकत के तौर पर उभर रहे हैं। यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल आता है। ये बातचीत तो 2007 से चल रही थी, लगभग 20 साल हो गए। कभी रुकती, कभी शुरू होती, लेकिन कहीं पहुंचती नहीं थी। तो इन 2 दशकों की सुस्ती के बाद अचानक ऐसी क्या तूफानी तेजी आ गई? जरूर कोई बाहरी दबाव होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हमारे सोर्सेज और उनमें दिया गया विश्लेषण साफ तौर पर 2 बाहरी वजहों की तरफ इशारा करते हैं, और ये दोनों वजहें 2 देशों के नाम हैं, अमेरिका और चीन। अमेरिका और चीन? अच्छा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की विश्लेषक हैं सुमेधा दासगुप्ता। वो इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं, दोनों पक्षों में बराबर की इच्छा है भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ की समस्याओं से निपटना और यूरोपीय संघ के लिए चीन पर व्यापारिक निर्भरता कम करना। ठीक है, तो इससे थोड़ा और खोलते हैं। पहले अमेरिका की बात करते हैं। भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ की समस्या असल में है क्या? सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत में बनी कोई चीज, जैसे स्टील का कोई उत्पाद, उसकी लागत 100 रुपए है। ठीक। जब वो अमेरिका के बंदरगाह पर पहुंचता है तो ट्रंप प्रशासन के लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से उस पर 50 रुपए का टैक्स लग जाता है। 50%? हाँ, 50%। अब अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत 150 रुपए हो गई। जाहिर है, कोई उसे क्यों खरीदेगा जब कोई अमेरिकी कंपनी वैसी ही चीज 110 रुपए में बेच रही हो। सही बात है। ये 50% का टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए एक दीवार की तरह है। जब आपका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ही ऐसी अप्रत्याशित नीतियां अपनाएं, तो आपको दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। हाँ, और ये अप्रत्याशित नीतियां
तो यूरोप ने भी झेली हैं। मुझे वो ग्रीनलैंड वाला किस्सा याद आ रहा है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। हाँ, और यूरोपीय नेताओं ने मजाक उड़ाया तो उन्होंने व्यापार युद्ध की धमकी दे दी थी। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल, यही अनिश्चितता, यही मेरा रास्ता ही सही रास्ता है वाली सोच भारत और यूरोप दोनों को भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारों की तलाश करने पर मजबूर कर रही है। व्यापार को स्थिरता पसंद है। आप जानना चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद नियम क्या होंगे। जब आप ये अनुमान ही नहीं लगा सकते कि आपका सबसे बड़ा सहयोगी कल सुबह उठकर कौन सा नया टैक्स लगा देगा, तो आप ऐसे साझेदार ढूंढते हैं जिनके साथ रिश्ते स्थिर और भरोसेमंद हो। और भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे में वही विश्वसनीयता देख रहे हैं। एकदम। तो एक तरफ तो अमेरिका की ये मनमानियां हैं जो भारत और यूरोप दोनों को परेशान कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा हिस्सा चीन है। यूरोप की चीन को लेकर चिंताएं तो कुछ और ही स्तर पर हैं, है ना? हाँ, चीन का पहलू वो खास तौर पर यूरोप के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। सुमेधा दासगुप्ता फिर से इस पर रोशनी डालती हैं। वो कहती हैं कि यूरोपीय संघ चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जिसे वो अविश्वसनीय मानता है। अविश्वसनीय।